है दोस्तों। आज हम लोग जो सीखने के लिए टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो रूल ऑफ लॉ है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे जुडिशरी में भी आता है और ये यूपीएससी का भी टॉपिक है। रूल ऑफ लॉ मीन्स, जैसा कि यहाँ वर्ड से ही पता चल रहा है, रूल ऑफ लॉ, किसका रूल चलेगा? लॉ का रूल चलेगा। ये एक डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर होता है। अगर किसी देश में डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट है तो हमें वहाँ चेक करना चाहिए कि क्या वहाँ रूल ऑफ लॉ है। केवल डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट हो जाने से नहीं होता है। डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी अपने यहाँ अडॉप्ट करती है तो वो फीचर फुलफ़िल होने चाहिए। उन्हीं फीचर में से एक फीचर है रूल ऑफ लॉ। अगर कोई कंट्री अडॉप्ट करती है डेमोक्रेसी को तो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है इसको देखते हैं यहाँ से स्लाइड से। रूल ऑफ लॉ मीन्स द नो मैन इज़ अबव द लॉ। रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी लॉ के ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ इज सुप्रीम। सबसे ऊपर क्या होगा? लॉ होगा। एंड एवरी वन मस्ट बी द इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सारे लोग कानून की निगाहों में बराबर होंगे। एंड देयर मस्ट बी नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कानून के द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। रूल ऑफ लॉ हैज़ नो फिक्स्ड डिफिनीशन, though the Indian courts refers to this phrase time and again. The broad emphasis of the rule of law is on the absence of any center of unlimited or the arbitrary power in the country. जो रूल ऑफ लॉ का जो मेन फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है कि किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए, किसी के पास आर्बिट्ररी पावर नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट में आर्बिट्रनेस अब्सेंस होना चाहिए। मीन्स गवर्नमेंट में भी कोई आर्बिट्रनेस नहीं होनी चाहिए। Government intervention in many daily activities of the citizen is on the exercise, increase creating a possibility of the arbitrariness in the state action. सरकारें नागरिकों के डेली एक्टिविटीज़ में, जीवन में, गतिविधियों में इंटरफेयर करने लगती हैं, जिससे आर्बिट्रेनेस का चांस बढ़ जाता है। लोग अपने राइट्स को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते हैं, उनके राइट्स का वायलेशन होने लगता है। रूल ऑफ लॉ इज़ यूजफुल एज अ काउंटर टू द सिचुएशन। तो इन सारी सिचुएशन से, आर्बिट्रेनेस से बचाने के लिए जो काउंटर सिचुएशन है वही क्रिएट करता है रूल ऑफ लॉ। बिकॉज द बेसिक एम्फेसिस ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज इन द एक्सक्लूजन ऑफ द आर्बिट्रेनेस, लॉलेसनेस एंड अनरीजनेबल ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेन फोकस ही है रूल ऑफ लॉ का क्या, कि आर्बिट्रेनेस को रिमूव किया जाए, लॉलेसनेस को रिमूव किया जाए एंड अनरीजनेबल पार्ट को भी रिप्लेस किया जाए, हटाया जाए। तभी एक डेमोक्रेसी अच्छी हो सकती है, तभी एक बेस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट हो सकता है किसी कंट्री के अंदर। रूल ऑफ लॉ का डॉक्ट्रिन जो प्रपोज करता है वो क्या कहता है? तो यहाँ पे 3 प्रोपोजल्स गिवन किए गए हैं रूल ऑफ लॉ के द्वारा। क्या होना चाहिए? अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए और इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए। अब एक एक करके इनको देखते हैं। अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर मीन्स क्या है? नो मैन इज अबव द लॉ, नो मैन इज punishable except for the distinct breach of the law established in any ordinary legal manner before ordinary court. It means no man is punishable except for a distinct breach of law. जिस लॉ का ब्रीच किया गया किसी आदमी के द्वारा, उसी लॉ के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा, ना कि किसी दूसरे लॉ के लिए उसको पनिशमेंट मिल जाए। मीन्स वो जो ऑफेंस किया है, जितने प्रोपोर्शन में किया है, उतनी ही उसको सज़ा मिलेगी। और सज़ा कैसे मिलेगी? इन एनी ऑर्डिनरी लीगल मैनर, जो लीगल मैनर प्रिस्क्राइब किया गया लॉ में, उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगी। एंड बिफोर द ऑर्डिनरी कोर्ट, और जिस कोर्ट को, जिस अथॉरिटी को पावर है सज़ा देने का, पनिशमेंट देने का, वही अथॉरिटी वहाँ पे पनिशमेंट दे सकती है। इट मीन्स यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक, उसको पनिशमेंट कितना मिलना चाहिए, और पनिशमेंट देते समय हमें क्या करना है, एक प्रोसीजर भी फॉलो करना है, जो गुड प्रोसीजर होना चाहिए।
द गवर्नमेंट कैन नॉट पनिश एनी वन मेयरली बाई इट्स ऑन फियट्स। सरकारें किसी भी पर्सन को, किसी भी आदमी को अपने फ़ायदे के लिए पनिश नहीं कर सकती है। देयर इज़ अ डिस्क्रिशन, देयर इज़ अ रूम फॉर द आर्बिट्रनेस। यहाँ पे डिस्क्रिशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे जितना ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होगा वहाँ पे उतना ही ज़्यादा चांस हो जाता है आर्बिट्रनेस होने का। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लॉ बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे लॉ के अंदर कवर हो जाएं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी ऑफेंस ऐसा ना हो जो लॉ के परव्यू से बाहर छूट जाए। नहीं तो उन सारी चीज़ों के लिए हमें अथॉरिटी को क्या देना पड़ता है? डिस्क्रिशनरी पावर देना पड़ता है। और जब डिस्क्रिशनरी पावर देते हैं तो वो आदमी क्या करता है? जब डिसाइड करने लगता है उन चीज़ों को, तो वो अपने हिसाब से वहाँ पे अपने माइंड को यूज़ करने लगता है। तो वहाँ पे आर्बिट्रनेस का चांस क्या करता है? बढ़ जाता है। तो रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर आप लॉ बना रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, मेजॉरिटी ऑफ द क्राइम्स ऑफेंसेस कंप्लीट हो जाएं, उस लॉ के परव्यू में आ जाएं जो डिफाइंड हो। उनमें पनिशमेंट कैसे देना है, प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, सारी चीज़ें उसमें डिफाइंड हो। अगर ये सारी चीज़ें डिफाइंड होगी तब वहाँ पे कोई रूम नहीं बचेगा, कोई चांस नहीं बचेगा आर्बिट्रनेस होने का। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एवरी मैन वॉट एवर इज रैंक आर कंडीशन इज सब्जेक्टेड टू द ऑर्डिनरी लॉ एंड द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्ट। नो मैन इज अबव द लॉ। इट मीन्स आदमी का कोई भी रैंक हो, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन वो सब्जेक्ट है, मीन्स अंडर द कंट्रोल है किसके? ऑर्डिनरी लॉ एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्ट। कोई ये नहीं कहेगा हम बहुत सुप्रीम हैं, हम रिच हैं, हम बहुत बड़े हैं तो हम लॉ से ऊपर जा सकते हैं। नो, आपका कोई भी रैंक हो, कोई भी कंडीशन हो, आप लॉ के अंदर ही काम करिएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एंड थर्ड वन इज व्हाट? इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी शुड बी मेंटेन। रूल ऑफ लॉ का ये एक तीसरा ऑब्जेक्टिव है जो ये कह रहा है कि एक आदमी के लिबर्टी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल लिबर्टी शुड नॉट बी वायलेटेड बाय द स्टेट और एनी इंडिविजुअल। कोई आदमी, सरकारें हमारी लिबर्टीज़ को, हमारी आज़ादी को, हमारी फ्रीडम को वायलेट नहीं कर सकते। तो इट इज़ आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस में वो कौन से प्रोविजंस है जो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस बाय एंड द लास्ट सीज टू प्रमोट द रूल ऑफ लॉ थ्रू द मेनी ऑफ इट्स प्रोविजंस। तो बहुत सारे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन कर रहे हैं। पहला, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट सफ्रेज। इसका क्या मतलब है? हमारे यहाँ जितने भी चुनाव होते हैं वो एडल्ट सफ्रेज के बेसिस पे होते हैं। मीन्स हर 18 साल का आदमी या उससे ऊपर का, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, लड़का हो, लड़की हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, ये कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर वो 18 साल कंप्लीट करता है या 18 साल से ऊपर रहता है तो उसको वोट देने का राइट है और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो सकता है। यहीं पे ये भी डिस्कशन करना ज़रूरी है कि हमारे इंडिया में दो तरीके का इलेक्शन होता है, एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कुछ ऐसी अथॉरिटी हैं जिनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, बट अगर उनको हम देखें तो वो भी डायरेक्टली ही हैं बट वो इनडायरेक्टली हैं। कैसे? वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुने जाते हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो वो हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, सिटीजन्स पार्टिसिपेट नहीं करते, बट सिटीजन के द्वारा इलेक्टेड किए गए रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। बट यहाँ पे पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में पब्लिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है और एडल्ट सफ्रेज के बेसिस पे इलेक्शन करती है। कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। दूसरा प्रोविजन, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द एडवोकेट प्रोविजन गारंटी द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी।
कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारे प्रोविज़न है जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है। जुडिशरी किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। अगर जुडिशरी जिस दिन किसी के कंट्रोल में आ जाएगा उस दिन अच्छे से जस्टिस डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का बहुत बड़ा हाथ होता है। थर्ड वन, जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन गारंटेड थ्रू द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जुडिशियल रिव्यू का फीचर पीछे की क्लासेस में हमने देखा था कि जुडिशियल रिव्यू वो फीचर है जो कोर्ट्स के पास होता है। वो क्या करते हैं, जो भी लॉ बनाए जाते हैं उनको रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं कि इनका कोई भी प्रोविज़न हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रहा है, हमारे किसी भी राइट को वायलेट तो नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो उतने पार्ट को कोर्ट क्या करती हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती हैं। दिस इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू। ये कहाँ पे दिया गया, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में गिवन है। और ये जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस केस में कहा गया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। नेक्स्ट, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड द राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में बात करता है। वो एक चीज़ और बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मीन्स सारे लोग कानून की निगाह में बराबर होंगे और सारे लोगों को लॉ का जो प्रोटेक्शन होगा वो बराबर मिलेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये तो रहा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आगे कुछ जुडिशियल डिसीजन को देख लेते हैं जिनमें रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने की कोशिश की गई कोर्ट के द्वारा। पहला केस है हमारे पास बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1982, जिसमें जस्टिस भागवती हैज़ emphasized that the rules of law exclude the arbitrariness and unreasonableness. To ensure this, he has suggested that it is necessary to have a democratic legislature to make the law, but its powers should not be unfettered, that there should be an independent judiciary to protect the citizen against the excess of the executive and legislative power. जस्टिस भागवती कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो होता है वो आर्बिट्रेरिनेस को एक्सक्लूड कर देता है, हटा देता है, और रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर होना चाहिए जो लॉ बनाएगा। बट इस पावर नॉट बी अनफिटेड। वो साथ ही साथ कह रहे हैं कि ये जो लेजिस्लेचर होगा इसकी पावर लिमिटेड होनी चाहिए, अनलिमिटेड पावर में नहीं होगा कि ये जैसा मन करे वैसा लॉ बना दे। और साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होनी चाहिए टू प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो हमारे थर्ड ऑर्गन्स हैं, सेकेंड ऑर्गन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनके एक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। दूसरा केस हमारे पास है पी संबमूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1987। The Supreme Court has declared a provision authorizing the executive to interfere with the tribunal justice as unconstitutional, characterizing it as a violation of the rule of the law, which is clearly a basic and essential feature of the Constitution. इस केस में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसेंशियल फीचर है, ये कभी भी वायलेशन नहीं होना चाहिए इसका। नेक्स्ट केस यूसुफ खान वर्सेस मनोहर जोशी 1999 का केस है ये। सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन द प्रोपोजन दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इट कैन नॉट परमिट एनी वायलेंट एक्ट्स विच में निगेट द रूल्स ऑफ द लॉ। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो लॉ को प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे, और ये हमेशा देखे कि कोई भी लॉ कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा है और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। द टू ग्रेट वैल्यूज विच कम फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन द मॉडर्न टाइम। आज के समय में रूल ऑफ लॉ का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आता है। एक ये होना चाहिए, नो आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंड थर्ड अपहोल्डिंग द इंडिविजुअल लिबर्टी, लोगों की आज़ादी को मेंटेन करके रखना है।
एक लास्ट केस है हमारे पास, एडीएम जबलपुर वर्सेस एस शुक्ला, 1976 का केस है ये। इसमें जस्टिस खन्ना ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं कुछ। द रूल ऑफ लॉ इज द एंटीथेसिस ऑफ द आर्बिट्रेनेस। मीन्स रूल ऑफ लॉ जो है वो आर्बिट्रेनेस का अपोजिट है, एंटीथेसिस है। द रूल ऑफ लॉ इज नाउ एक्सेप्टेड नॉर्म्स फॉर ऑल द सिविलाइज्ड सोसाइटी। आज दुनिया में जितनी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी हैं वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती हैं। एवरीवेयर इट इज़ आइडेंटिफाई विद द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। इट सीक्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द अपोजिंग नोशन ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द पब्लिक ऑर्डर्स। In every state, the problem arises of the reconciling the human rights with the requirement of the public interest। वो ये कह रहे हैं कि हर देश में पब्लिक इंटरेस्ट को मेंटेन करने में ह्यूमन राइट को एक दूसरे साइड रखें अगर, और पब्लिक इंटरेस्ट को दूसरे साइड रखें, तो इनके बीच में कभी कभी टसल हो जाता है और इनको मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सच हार्मोनाइजिंग कैन ओनली बी अटेन्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट कोर्ट। और इनके बीच में हार्मोनी तभी मेंटेन की जा सकती है जब इंडिपेंडेंट कोर्ट होगा, विच कैन होल्ड द बैलेंस बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट एंड कंपेल द गवर्नमेंट टू कन्फर्म द लॉ। ये इंडिपेंडेंट कोर्ट्स बैलेंस मेंटेन करेंगे सिटीजन और स्टेट के बीच में, और गवर्नमेंट्स को कंपेल करेंगे कि आप रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करिए। तो ये आज का हम लोगों का टॉपिक रहा, रूल ऑफ लॉ। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे हम लोग और भी टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक्स जी, थैंक यू वेरी मच।